अस्सलामुअलैकुम DTH न्यूज़ में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो आज वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है। ये वर्ल्ड कप का 8वां मैच है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है क्योंकि श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था और हमेशा से ही श्रीलंका एक अच्छी टीम रही है। रिसेंट टाइम्स में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच रखता है और एक इम्पॉर्टेंट टीम है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से की प्लेयर्स होंगे जो आज के वर्ल्ड कप के मैच में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ओपनिंग में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मिडल ऑर्डर में भी हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये सारे सवालात हम पूछेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर शाहजेब और हम वेलकम करते हैं आज के इस शो में और हम बात करते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी शाहजेब, तो हम लोगों ने आज तक वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले हैं श्रीलंका के साथ और हम लोग आज तक कोई मैच उनसे हारे नहीं हैं। उसके साथ साथ अगर हम रिसेंट टाइम में बात करें, जो उनके कप्तान हैं शनाका, जो है डसन शनाका उनका नाम है, और उनसे हम लोगों ने आज तक जितने भी मैचेस खेले हैं उनकी कप्तानी में, हम लोग उनसे भी आज तक कभी जीत नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सा जो है ना स्ट्रीक टूटने वाला है? हाँ सुहेल, बात ये है कि शनाका जो है ना, ये एक बड़े यंग एनर्जेटिक कैप्टन है और रिसेंट टाइम में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। लेकिन जहाँ तक बात करें वर्ल्ड कप के मैच की, तो वर्ल्ड कप का जो मैच होता है ये काफ़ी डिफरेंट होता है सीरीज़ के मैचेस से। और पाकिस्तान की टीम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, फ्लॉज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान के साथ अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। लोगों के जहनों में होगा कि जी एशिया कप में श्रीलंका ने हमें हराया, लेकिन आपने देखा वो बड़ा एक क्लोज फाइटिंग मैच हुआ। उसमें हमारे की प्लेयर जो थे, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, वो नहीं थे, और जमान खान ने भी अच्छी बॉलिंग की उसमें, लेकिन मैच नहीं फिनिश कर सके। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज का जो मैच है वो पाकिस्तान जो है श्रीलंका को हरा देगा और शनाका वाली जो स्ट्रीक है वो आज टूटने वाली है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एशिया कप का जो फाइनल हुआ था 2000 मेरे ख्याल में 20 में हुआ था, आई थिंक सो, जो T20 फॉर्मेट वाला था, उसमें भी तो शनाका कप्तान थे, हमारे यही प्लेयर्स थे और हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी। हम इंडिया को हरा के आए थे, लेकिन उसके बावजूद हम उनसे हार गए थे और ऐसा मैच हारे थे कि हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मतलब उनके 34 पे 4 आउट थे और वो 170 कर गए और उसके बाद हमें उन्होंने बॉलिंग में भी शिकस्त दी थी। देखिए, जब फॉर्मेट चेंज होता है ना गेम के अंदर, तो उसका इफेक्ट बड़ा आता है प्लेयर्स के ऊपर। अब हमारे प्लेयर्स भी इसी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक तो रिसेंट टाइम में हमने वनडे बहुत कम खेले हैं, हमने T20 के ऊपर फोकस ज़्यादा किया, फिर हमारे हम नहीं खेले वनडे, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, हमारे प्लेयर्स लीग्स के अंदर जाके खेले, तो वो जब शिफ्ट आया जो ही T20 से ODI के अंदर, तो एशिया कप में हमें नज़र आया कि हमारे प्लेयर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी यही है कि श्रीलंका ने T20 के लिहाज से ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं और वनडे के लिहाज से उनका भी जो स्क्वाड है उसको भी आप अगर नज़र दौड़ाएं, वहाँ पे आपको मैथ्यूज़ मिसिंग नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको चंदीमल नज़र नहीं आएंगे। नया स्क्वाड है, वो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट के अंदर सऊद शकील के आने की वजह से हमारा जो बैटिंग ऑर्डर का एक मसला था वो थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। और अगर हमारे जो की प्लेयर्स हैं जैसे रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, अगर वो परफॉर्मेंस दे जाते हैं, स्कोर कर जाते हैं, तो हमारी बॉलिंग के अंदर इतना स्ट्रेंथ अभी भी है कि हम कंटेन कर लें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट है इस मैच के लिए अगेंस्ट श्रीलंका। ओके, ठीक है, इस मैच के लिए हम फेवरेट तो ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं और श्रीलंका जैसी टीम को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम उनसे मैच जीत पाएंगे। एशिया कप से पहले अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड कप के लिए फ़ाइनल में हमने आपको देख रहे थे और हम कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल हो जाए और हम लोग ट्रॉफ़ी भी अहमदाबाद में जीत जाएं। लेकिन रिसेंट टाइम में जब हमने एशिया कप हारा और अभी प्रैक्टिस मैचेस में भी हमारे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। हाँ, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ तो हमने बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ओपनर्स फिर भी फेल नज़र आए। मिडल ऑर्डर ने स्कोर किया लेकिन वो फिनिश अच्छा नहीं कर पाए और बॉलिंग यूनिट जो है वो स्टार्टिंग में हमें अच्छी नज़र नहीं आई है। पावर प्ले में हमें विकेटें नहीं मिली हैं। अगर वहाँ पे इफ्तिखार अहमद विकेट ना निकालते तो शायद हम मैच हार भी सकते थे। तो हम बात करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम में जो सबसे ज़्यादा है और हमें देखने को मिल रही है। जी, एक तो हमने पहले बात की कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना वो हमेशा से बॉलिंग रही है। 2011 के बाद आप जिस भी वर्ल्ड कप को देखेंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैचेस अगर हमने जीते हैं तो वो अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ की वजह से जीते हैं। ऐसा ही है।
ओपनिंग हमारा एक बड़ा मसला रहा है 2018-19 तक। उसके बाद हमें इमामुल हक और फ़खर जमान की जोड़ी ने आके ओपनिंग में काफ़ी मदद दी, स्कोर लगना स्टार्ट हो गए, हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो इजी हो गए। अब मसला रोहित और धवन के बाद जो सबसे अच्छी ओपनिंग पेयर रही है ओवरऑल वर्ल्ड में, वो इन दोनों की रही है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि एशिया कप के मैचेस हो गए या इवन के प्रैक्टिस मैच हो गया या नेदरलैंड वाला मैच हो गया, उसमें हमारे ओपनिंग पेयर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। उसकी वजह से होता क्या है, जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके ऊपर आ रहा है प्रेशर, और फिर बड़ा स्कोर करने में भी हम नाकाम रहे हैं नेदरलैंड के खिलाफ। वो ऐसी विकेट थी जहाँ पे 330 340 आराम से हो सकता था। बिल्कुल। हमारी बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दी और हम वो मैच जीत गए। सबसे बेसिक जो फोकस करने वाला है वो ये है कि हम जल्दी से जल्दी जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी ओपनिंग पेयर में वो हम कर लें, और उस हवाले से जो भी डिसीजन हम लेना चाहते हैं हम ले लें। अब मैं यहाँ पे एक सवाल रखना चाहता हूँ कि जब आपने प्रैक्टिस मैच में अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, उससे पहले जो श्रीलंका वाला मैच हुआ या एशिया कप में आपने अब्दुल्ला शफीक को चांसेस दिए, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे भी अब्दुल्ला शफीक के साथ जाना चाहिए था। लेकिन शायद ऐसा सोचा गया था कि जो फ़खर ज़मान है वो बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान टीम के लिए, और उन्होंने हमेशा बड़े मैच में जब स्कोर किया है पाकिस्तान हमेशा जीता है वो। अगर हम चैम्पियन ट्रॉफी की बात करें, उसके अलावा भी हमारे एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्राई सीरीज़ का फ़ाइनल हुआ था, T20 का था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो ऐसे प्लेयर हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी खेल रहे हैं कि वो ऐसे प्लेयर हैं जब वो चल जाएँ तो मैच हमारा। ये तो फिर रिस्की बात होगी ना कि अगर 9 मैच हैं हमारे वर्ल्ड कप में, तो हम अगर 7 मैच इसी कोटा पे दे देंगे कि इनके चलने की वजह से हम मैच जीत सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल है बहुत रिस्की हो जाएगा। अब्दुल्ला शफीक के बारे में मैं इस वजह से कहता हूँ कि उसका जो PSL की परफॉर्मेंस रही है वो भी अच्छी रही है, फिर जो उन्होंने नेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है उसमें भी उन्होंने रन किए हैं, आपने देखा 200 उन्होंने डोमेस्टिक में भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इंडिया का एक मैच जो है उसमें हम चांस ले सकते हैं फ़खर ज़मान का, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे, ज़्यादा ड्रैग करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मसले का हल इस तरह से निकल सकता है। तो अब्दुल्ला शफीक अगर स्क्वाड के अंदर हैं तो उनको भी चांस मिलना चाहिए ओपनिंग के हवाले से। अच्छा, एक ख़बर आ रही है, इसमें कितनी सदाकत है हम आपसे पूछ ही लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन ओपनिंग का आ ही गया है, तो कह रहे हैं कि सलमान अली आगा से ओपनिंग करवाएंगे। ये कैसा फैसला है और ये कौन करता है? ये असल में बात है, सोशल मीडिया हमारा पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रांग है, तो सारे ही तजियाकार होते हैं, सारे अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आना स्टार्ट हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि सलमान अली आगा जो हैं वो इस तरह के प्लेयर हैं या उनके अंदर नया बॉल फेस करने की क्वालिटी है। डोमेस्टिक में भी वो डाउन ऑर्डर ही बैटिंग करते रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में, और जब नेशनल टीम में आए हैं टेस्ट क्रिकेट में तब भी और वनडे के अंदर भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई जो है ऑप्शन ज़ेरे गौर होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल फ़खर ज़मान या इमामुल हक को रिप्लेस करना होगा तो पहले चॉइस जो है वो अब्दुल्ला शफीक ही होगी, और अगर कोई इंजर्ड होता है प्लेयर तो हारिस एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जो कि रिजर्व प्लेयर के साथ है। तो सलमान अली आगा का ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं है। सही है। अच्छा, तो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करता हूँ कि वो कौन से की प्लेयर्स हैं, आप एक भी बता सकते हैं और मल्टीपल भी, कि जो दोनों टीम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और उनको ये मैच जिता सकते हैं? पाकिस्तान की बात करें तो सुहेल, मेरा ख्याल है कि रिजवान जो है वो आजकल अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर का जो मसला था हमारा उसको काफ़ी हद तक रिजवान ने कवर किया है अपनी परफॉर्मेंस से। दूसरा, सऊद शकील के आने की वजह से भी हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी हद तक कवर कर गया। सऊद शकील को थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी उनकी नर्व्स को काम करने की ज़रूरत है कि ताकि वो लंबी इनिंग खेल सकें। लेकिन लंबी तो खेल रहे हैं, उसने दोनों इनिंग में 50 प्लस किया। अब देखें 68 पे ना उसकी जो विकेट है ना उसने सारा बर्डन हमारी बैटिंग लाइन पे डाल दिया, जिसकी वजह से हम जो है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। अब आप विराट कोहली की इनिंग कल वाली देखें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेली है, चेस कर रहे थे और फिर टारगेट भी बहुत छोटा था। देखें यही चीज़ होती है, जब आप 50 प्लस स्कोर कर चुके होते हैं ना तब डिमांड ये होता है आपसे कि आप उसको कन्वर्ट करके 100s के अंदर लेके जाएं, और जब आपके ऊपर प्रेशर भी ना हो, जब चेज कर रहे होते हैं तब आपको चेज का प्रेशर भी होता है, तब आपको विकेट जाने का ज़्यादा खौफ होता है। तब अगर आप परफॉर्म करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपको टारगेट का भी कोई प्रेशर नहीं है, विकेट्स का भी कोई प्रेशर नहीं है उस तरह से, तो आपको ये बड़े स्कोर करने पड़ेंगे। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र ज़रूर आए हैं एशिया कप में भी और प्रैक्टिस मैच के अंदर भी, और थोड़ा सा हम देखते थे कि वो ओपनिंग में आके विकेट ले जाते हैं, हमें आदत तो पड़ गई है विकेट्स की, वो नहीं आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट करते हैं
तो वो मैच तो यकीनन पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि अगर पहले ओवर के अंदर या पहले 4-5 ओवर्स के अंदर आप 1-2 विकेटें जो है लेने में कामयाब हो जाते हैं तो अगली टीम के ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है कि वो फिर इतना लंबा स्कोर कर नहीं सकते। तो शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान के साथ मैं चाहूँगा कि वो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा वो हसन अली का होगा, क्योंकि हसन अली वो तीसरा बॉलर हैं, अगर वो नहीं करते तो बाकी दोनों बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। जैसे पिछले मैच में उन्होंने अच्छा किया, स्टार्टिंग में बॉल उनकी स्विंग भी हो रही थी, तो उससे ये हुआ कि अगर शाहीन को विकेट नहीं मिली तो उन्होंने विकेट भी निकाली वहाँ पे और प्रेशर बना के रखा है। वो तो आखिरी ओवर में कुछ उनको चौके छक्के पड़ गए, वरना उन्होंने रन भी नहीं दिए थे। अच्छा देखिए, जब एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाती है ना, बिल्कुल, तो वो जो की 3-4 प्लेयर होते हैं उनके खिलाफ उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। अब हसन अली हमारी चॉइस थी 6-7। हमने जब नसीम शाह को रिप्लेस करना था तो हमने कहा जी हसनैन भी नहीं है, हमारे पास दीगर बॉलर भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, एहसानुल्लाह इंजर्ड हो गए, तो हमने हसन अली लेके। बिल्कुल, अब हसन अली एक सरप्राइज पैकेज भी हो सकते हैं दूसरी टीमों के लिए कि उनका जो स्टैट्स हैं या जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर इतना काम नहीं किया होगा दूसरी टीमों ने। तो हसन अली अगर बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं तो उसका डेफिनेटली एक बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तानी टीम को और खुसूसन शाहीन शाह अफरीदी को, कि अगर वो थोड़ा सा ऑफ कलर हैं तो उनको दूसरे एंड से बड़ी हेल्प मिलेगी। सही। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं टॉस के ऊपर। टॉस जीत के पाकिस्तान या श्रीलंका, जो भी टीम टॉस जीती है उसको क्या करना चाहिए? हमने अभी तक देखा है तकरीबन हर टीम ने ही फील्ड को चूज़ किया है और हमें चेज़ भी अच्छा नज़र आते हुए देखा है। अगर वो 350 पे भी गया है तो भी चेज़ नज़र आया है। जैसे पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 280-85 का जो स्कोर था वो मेरे ख्याल में 40 ओवर से भी पहले चेज़ कर लिया था। तो क्या ये चेज़ जो है ये इजी है इंडिया में, या क्यों प्रेफर कर रहे हैं लोग टॉस को? अच्छा, एक तो ये है कि जो इंडिया की विकेट्स हैं ना वो बैटिंग को बड़ा सपोर्ट करती हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हाईवेज उन्होंने बना दिए कि जी इतना स्कोर हो रहा है एक मैच के अंदर के 700-750 रन दोनों तरफ से लग रहा है। एग्जैक्टली। चेज जब बड़ा स्कोर होता है और बैटिंग इजी होती है तो उसमें टीम्स यही प्रेफर करती हैं कि हमें अपना टारगेट पता हो कि हमने किस लिहाज से बैटिंग करनी है। अगर आप पहले बैटिंग करते हुए 340-50 भी बनाते हैं ना, तब भी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि जी हमने कंटेन कर लिया है। इसी वजह से मैच में देख लिया ऐसा ही है। इसी वजह से जो टीम्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि जी हमें चेज के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान जो है उसको भी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना चाहिए कि पहले बैटिंग करना उनके लिए सूटेबल हो सकता है या चेज़ करना सूटेबल हो सकता है। चेज़ के लिहाज से पाकिस्तानी टीम के 1-2 मैचेस तो आप याद कर लेंगे T20 के लिहाज से, जिस तरह हमने इंडिया को हराया था। हम लोग हमेशा डगमगा जाते हैं चेज़ करते हुए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर बैटिंग विकेट है और पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बैटिंग करनी चाहिए, अच्छा स्कोर सेट करना चाहिए और हमारी बॉलिंग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कंटेन कर सकते हैं। जैसा कि एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ हमने बॉलिंग की, हमारे की प्लेयर्स नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे, नसीम शाह नहीं थे और स्कोर भी इतना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हम आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक उनको लेके गए। तो ज़रा सी अगर बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रांग रहे तो अगर वो हम चौका ना लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में कुछ प्रेडिक्शन कर लें अगर हम लोग कि आज का मैच कौन जीतेगा, स्कोर कौन ज़्यादा करेगा, विकेट्स किसकी ज़्यादा होंगी, और जो पहली टीम खेलेगी अगर पाकिस्तान या श्रीलंका, तो उनको कितना स्कोर करना चाहिए और कितना कर पाएंगे? जी, अगर तो पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करता है तो माइंड के अंदर 350, 330, 340 रन ये लाजमी होने चाहिए। अब जिस तरह हमारा मैच हुआ नीदरलैंड के खिलाफ तो लोगों ने ये भी तनकीद की बाबर आजम के ऊपर कि उन्होंने टॉस के टाइम पे ही कहा कि जी 280, 300 जो है वो हम ये जहन के अंदर हैं। तो जब आप शुरू के अंदर टारगेट ही आप इतना सेट करेंगे तो आपके प्लेयर्स के माइंड के अंदर ही ऐसा होगा कि इसी एवरेज से हम खेलेंगे तो 300 हम कर लेंगे। लेकिन तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बोलें कि मैं 350 स्कोर के साथ जा रहा हूँ, फिर आके हर बंदा हिट ही करेगा, तो उसमें भी तो चांसेस नहीं, ये तो स्ट्रेटजी आपको ऐसी बनानी चाहिए कि उसमें पार्टनरशिप्स भी हों, उसमें लंबा स्कोर करने की भी आपकी प्लानिंग हो। लेकिन अगर आप स्कोर का टारगेट बड़ा रखते हैं ना तो प्लेयर के अंदर इंटेंट बन जाता है स्कोर करने का। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान वो 350 वाली टीम है? अच्छी बॉलिंग, मतलब चैलेंज नीदरलैंड जिस तरह की जो विकेट्स हैं, जिस तरह की विकेट्स इंडिया ने बनाई हैं, मैं ये मतलब मेरा ये ख्याल है कि हर टीम जो है ना वो अगर ज़रा सी भी दिमाग से बैटिंग करे तो 300 प्लस रन आराम से किया जा सकता है जिस तरह की विकेट्स हैं। ठीक है। पाकिस्तान का जो मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है वो एक ऐसे विकेट के ऊपर होगा जहाँ पे टर्निंग विकेट्स होंगी, जहाँ पे हमने देखा पहला मैच भी, हाँ स्पिनर्स को थोड़ा सा होगा मसला, तो वहाँ पे आप ठीक है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 260, 270 भी हम डिफेंड कर सकते हैं और हो सकता है। लेकिन इन विकेट्स के ऊपर अगर आप टारगेट 300 का बनाएंगे तो फिर आपकी बॉलिंग के लिए बड़ा इम्तिहान बन जाएगा डिफेंड करने के लिए। और बाकी रन्स के लिहाज से बाबर आजम हमेशा से की
प्लेयर हैं, उनके ऊपर उम्मीदें होती हैं हमेशा से ही, लेकिन रिजवान को मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि उनकी एक तो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है रिसेंट टाइम में, और दूसरा ये है कि उनका नंबर जो है वो हमने इंप्रूव किया है। पहले वो 5 या 6वें नंबर पे बैटिंग करते थे, अब उनकी मर्जी के मुताबिक उनको 2 डाउन पे लेके आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका स्कोर जो है वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टॉप 1-2 में से अगर हमारा कोई बड़ा स्कोर नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम नीचे जो है ना फंस जाएं, क्योंकि उनके जो 2 स्पिनर हैं थिक्शाना जो है वो भी वापस आ गए, वो भी शायद इंजर्ड से वापस आ जाएं, तो वो हमें शायद पकड़ लें। लाइक कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि बाबर आजम स्कोर करे लंबा और हम लोग ये वर्ल्ड कप नहीं बल्कि ये पहला मैच जीत जाएं, फिर आगे वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे कि वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं, सुपर 4 में जा सकते हैं या नहीं। आखिर में हम एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं इनसे कि जो ज़ैनब अब्बास हैं वो इंडिया छोड़ के दुबई चली गई हैं, वो प्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, तो वो क्यों गई हैं और आखिर इसकी वजह क्या थी? सोहेल, बात यह है कि ज़ैनब अब्बास जो हैं ये वाहिद पाकिस्तानी प्रेजेंटर थी जो कि आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड कप में थी। बिल्कुल। इनके ऊपर एक भारतीय वकील ने एक इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 2018-19 के अंदर कुछ ट्वीट्स किए हैं जो कि मुतनाज़ा हैं या शायद उनके मज़हब के खिलाफ। 2018 वाली ट्वीट्स? हाँ जी। अब मज़े का खेज़ बात यह है कि वो जो ट्वीट्स हैं वो ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दी थी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद वो पुराने स्क्रीनशॉट्स लेके साइबर क्राइम को कहा गया कि इनके खिलाफ केस बनाया जाए। ठीक है। फिर मजहबी तंजीमें जो थी वो उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गई, उनको थ्रेट्स आना स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से उनको इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। अब मैं यहाँ पे आईसीसी से पूछता हूँ कि आईसीसी का काम क्या है क्रिकेट को चलाने के हवाले से, कि एक तो पुअर इंतजामात, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, ग्राउंड्स की हालत ज़ार है, लोड शेडिंग होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपके मैचेस के अंदर। हाँ। फिर आपके जो प्रेजेंटर जो आईसीसी की तरफ से वहाँ आए हुए हैं उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को थ्रेट मिल रहे हैं जो हमारा मैच इंडिया के साथ, उस मैच के हवाले से थ्रेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इस तरह तो हमारे प्लेयर्स की जो है वो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है जिस तरह के हालात वहाँ पे बन रहे हैं, और आप हर बड़ा मेजर इवेंट जो है वो इंडिया को देते हैं और फिर उसके हवाले से आईसीसी कोई जो है वो 2 लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है सारे मामले के ऊपर। मेरे ख्याल में पीसीबी ने वीज़ा के चक्कर में उनसे बातचीत की है तो उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया। हमारा कोई जर्नलिस्ट वहाँ जाके कवरेज नहीं कर सकता, हमारे मीडिया वहाँ नहीं जा सकती। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसे मुल्क के अंदर ऐसा मेजर इवेंट करवाते क्यों हैं? बिल्कुल। पहले एशिया कप के हवाले से जब हमारा ये इवेंट मेजर इवेंट था हमारा, तो इंडिया के कहने के ऊपर वो सारा टूर्नामेंट शिफ्ट किया गया। हाँ। वो सारी चीज़ें श्रीलंका लेके जाएंगी। फिर जो उस टूर्नामेंट का हाल हुआ बारिशों की वजह से वो आपको पता है, ब्रॉडकास्टर्स का जितना नुकसान हुआ वो आपको पता है। सही बात है। अब मैं ये पूछता हूँ आईसीसी से और इवन के इंडिया के जो जे शाह हैं और जो बीसीसीआई के सारे करता धरता हैं कि अगर इस तरह का टूर्नामेंट आपने करवाना था कि जिसकी ना ओपनिंग सेरेमनी है, ना ग्राउंड्स अच्छे हैं, ना आप वहाँ पे शायकीन को आने दे रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम से हो रही है, वहाँ पे लोड शेडिंग के मसले हैं, प्रेजेंटर्स जो है वो थ्रेट्स की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो इंडिया के अंदर कराने चाहिए अगर ये सूरत हाल रखनी है। अब बीसीसीआई और आईसीसी को चाहिए कि वो इस बात का नोटिस ले और ज़ैनब अब्बास से जो है बाकायदा मादरत की जाए, उनको दोबारा वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो वाहिद पाकिस्तानी प्रेजेंटर हैं जो वहाँ काम कर रही हैं। तो जब हमारा कोई मीडिया ही नहीं जा सकता, हमारे शायकीन ही नहीं जा सकते वहाँ पे, तो वहाँ वर्ल्ड कप कराने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई मकसद होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारे गेस्ट ने बताया कि वर्ल्ड कप जो है एक ऐसी कंट्री में होनी चाहिए जहाँ पे सबको आज़ादी हो, और एक टूर्नामेंट जो होता है वो आईसीसी का वो पूरी दुनिया देखती है, और फिर उसमें से एट द एंड हमारे पास एक विनर निकलता है जो कि अगले जो भी उस सर्कल होता है उस इवेंट का, यानी कि अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वो 4 साल तक डिफेंडिंग चैम्पियन कहलाता है। तो इतने बड़े इवेंट के साथ अगर ये सारे सलूक किए जाएँ तो वो मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका की, तो वो हमने बात की है सारी उसके ऊपर के कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं, कौन सा जो है प्लेयर जो है वो ज़्यादा रोल निभा सकता है पाकिस्तान या श्रीलंका की तरफ से जीत जाने में।